नमस्कार, महीना के वीकेंड स्पेशल शो कंपनीनामा में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनीनामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस रहता है जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। इसमें हम आपको स्पेशल सेगमेंट के जरिए, ऑन द रडार के जरिए ये सारी खबरें बताते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले देखिए कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियां। पहला नाम है इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का। RIL ने पहली तिमाही में जो नतीजे पेश किए हैं उसके साथ साथ कई इतिहास रचे हैं। Q1 में पहली बार कंपनी का जो रेवेन्यू है तिमाही आधार पर 3 लाख करोड़ रुपए के पार निकलता हुआ दिखा है। कंपनी का FMCG कारोबार पहली बार EBITDA पॉजिटिव यानी कि ऑपरेटिंग लेवल पर पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। इसके अलावा प्रमोटर्स ने करीब 8,500 से 9,000 करोड़ रुपए की रकम में करीब आधे % के आसपास हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रमोटर्स का हिस्सा करीब 50% था, जो अब इस सौदे के बाद बढ़कर 50.48% पर पहुंचता हुआ दिखा है। अब इस स्टॉक को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है, वरुण जोशी जी का, कि 1345 के ऊपर ब्रेकआउट पर तेजी बढ़ेगी। स्टॉप लॉस 1290 का रखें और 1385 1425 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। और SR वेल्थ के लोकेश सेठिया जी का मानना है कि RIL में गिरावट पर खरीदारी करें, 1400 साढ़े 1400 तक के लेवल्स आपको स्टॉक में बनते हुए दिख जाएंगे। 20 जुलाई को RIL के शेयर ने 1/4% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 1323 रुपये 10 पैसे पर क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि शुक्रवार 24 जुलाई को शेयर ने 1249 रुपये 80 पैसे का नया 52 वीक लो छुआ और बाद में फिर रिकवरी भी देखने को मिली। दूसरा नाम है वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया को फंडिंग देने के लिए बैंकों ने शर्तें रख दी हैं। कंपनी ने बैंकों से करीब 35,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मांगी थी। 5G रोल आउट और नेटवर्क विस्तार पर खर्च होने वाला था। ये बिजनेस प्लान से बैंकों का कहना है कि प्रमोटर्स की कमिटमेंट पर अटकती हुई दिखी है फंडिंग। उनका कहना है कि जो बिजनेस प्लान है जिसमें रेवेन्यू प्रोजेक्शन, कैश फ्लो और डेट सर्विसिंग, इसके अनुमान से हम सहमत हैं। लेकिन बैंकों का ये कहना है कि आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन PLC, जो कि दोनों प्रमोटर्स हैं, उनसे अतिरिक्त गारंटी की मांग की गई है। जरूरत पड़ने पर प्रमोटर से और पूंजी लगाने का जो स्पष्ट भरोसा है वो बैंक्स चाहते हैं, क्योंकि अगर भविष्य में किसी तरह का कोई डिफॉल्ट होता है तो बैंकों के पास एटलीस्ट सुरक्षा बचनी चाहिए। SR वेल्थ के लोकेश सेठिया मानते हैं कि आप शेयर को होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस 12 रुपये पर रखें और ऊपर में 16, 17 और इनफैक्ट 33 रुपये तक भी ये शेयर जाता हुआ दिख सकता है। अंशुल जैन जी का कहना है कि 14 रुपये 46 पैसे जब तक ये पार ना हो जाए तब तक इसमें कोई पोजीशन ना बनाए, उस समय फिर दोबारा इसको रिव्यू किया जाएगा। 20 जुलाई को जब ये खबर आई तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 2.25% की गिरावट के साथ 13 रुपये 51 पैसे पर डे लो के करीब कारोबार की क्लोजिंग हुई और इनफैक्ट 24 जुलाई शुक्रवार को तो शेयर 12 रुपये 76 पैसे तक भी फिसल गया था। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी AB कैपिटल ने नए निवेश की घोषणा की है। इस कंपनी ने 484.5 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है और ये निवेश सब्सिडियरी कंपनी आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस यानी ABSLI में किया गया है। ये रकम राइट्स इशू के जरिए की गई है इन्वेस्ट, और निवेश के बाद जो सब्सिडियरी है ABSLI, उसमें जो हिस्सेदारी है वो 51% पर बरकरार है। इस खबर का इम्पैक्ट 20 जुलाई यानी सोमवार को दिखा। उस दिन AB कैपिटल के शेयर में इंट्राडे लो से अच्छी रिकवरी के साथ 401 रुपये 15 पैसे के स्तर पर एकदम सपाट सी क्लोजिंग हमने बनती हुई देखी। सरकारी तेल मार्केटिंग का गैस कंपनी गेल के शेयर में खबरों का बाजार काफ़ी गर्म है। इस हफ्ते खबर आई थी कि इन्होंने काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के साथ एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में साझेदारी को लेकर ये MOU साइन किया गया है। दरअसल ये दोनों कंपनियां देश की जो लॉन्ग टर्म रिसोर्स सिक्योरिटी और जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है उसको सपोर्ट देना चाहती हैं, जिस वजह से ये करार किया गया है। अंशुल जैन जी का मानना है कि 180 पार होने पर स्टॉक में मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखेगा, जो कि स्टॉक को 200 रुपये और 230 जो कि ऑल टाइम हाई है वहां तक भी लेके जा सकता है। 180 पार होने के बाद खरीदे तो स्टॉप लॉस 165 रुपये का लगा लें। 20 जुलाई को गेल के शेयर में 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ 173 रुपये 1 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। 5 पैसा कैपिटल की AI पावर्ड इन्वेस्टिंग के लिए साझेदारी की खबर सामने आई है। इस कंपनी ने OpenAI के साथ एक पार्टनरशिप की घोषणा की है। भारत में AI पावर्ड इन्वेस्टिंग, पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टिंग लाने के लिए यह करार कंपनी की ओर से किया गया है और ChatGPT के तहत सेवाएं देने वाला ये पहला प्लेटफॉर्म बन गया है। 20 जुलाई को 5 पैसा कैपिटल के शेयर में करीब 3.5% की मजबूती के साथ 377 रुपये 80 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत होता हुआ दिखा।
पेटीएम भी इस हफ्ते फोकस में था। Q1 के नतीजों के बाद द पेटीएम ने कई बड़े ऐलान किए। पहला तो ये कि तिमाही नतीजों के साथ साथ जो सालाना आधार पर नंबर आया उसमें पहली बार इस कंपनी ने 552 करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा दर्ज किया है। साथ ही साथ सब्सिडरी में 100 करोड़ रुपए तक निवेश करने को बोर्ड ने मंजूरी दी है। ये राइट्स इशू के जरिए पेटीएम मनी नाम की सब्सिडरी में निवेश किया जाएगा। इसके साथ साथ 1686 करोड़ रुपए की जो आईपीओ की फंडिंग बची हुई है उसके इस्तेमाल को लेकर कुछ बदलाव के लिए शेयर होल्डर से मंजूरी मांगी गई है। पहला तो ये कि रकम के इस्तेमाल करने की जो समय सीमा है उसको बढ़ाने की मांग की गई है। समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2029 तक करने की मांग की गई है। साथ ही साथ एक डिसअपॉइंटमेंट भी था कि इस कंपनी ने बोनस शेयर को लेकर अपना फैसला बदल लिया है। बोर्ड ने फिलहाल बोनस शेयर जारी ना करने का फैसला लिया है। बोनस के बजाय ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को मजबूत करने के ऊपर कंपनी का ध्यान होगा और लॉन्ग टर्म में जो शेयर होल्डर्स की प्राइस क्रिएशन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। बोनस ना मिलने की वजह से निराशा हुई ऐसा अरुण मंत्री जी का मानना है। उनका मानना है कि जो शेयर होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड करते रहें। स्टॉप लॉस आपको 1300 रुपए के आसपास का रखना होगा। और महेश ओझा जी का मानना है कि अगर 1360 के ऊपर स्टॉक जाता है तो 1420 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 1288 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। 21 जुलाई को पेटीएम के शेयर में नतीजों और इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद 3.5% की गिरावट के साथ 1300 रुपए 50 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 23 जुलाई को खबर थी कि पेटीएम के जो सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा जी, उन्होंने एक मंशा जताई है कि कंपनी के पास 40,000 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस होना चाहिए। 80,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी की, यानी कि मार्केट कैप से लगभग आधे हिस्से के बराबर कैश की रकम होनी चाहिए, ऐसा सीईओ की मंशा है। रेगुलेटरी चैलेंजेस के बाद ये जो कंजर्वेटिव सोच है या फिर सावधानी है वो कंपनी की ओर से अपनाई गई है। पेटीएम में आईपीओ बेस बन गया है और इस शेयर में ऑल टाइम हाई की तरफ का मार्च चल रहा है, ऐसा अंशुल जैन जी का मानना है। 23 जुलाई को पेटीएम के शेयर में उठापटक के बाद करीब 1% नीचे 1256 रुपए 80 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। टाटा स्टील बड़ा क्षमता विस्तार खर्च करने वाली है। झारखंड के प्रोजेक्ट्स पर कंपनी 10,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च करेगी और यह निवेश 2028 तक किया जाएगा, जिसके जरिए कुल 2000 के आसपास नौकरियां जुड़ेंगी। भारत में कंपनी का 40 MTPA स्टील उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है, जिसके तहत यह निवेश किया जाएगा। अंशुल जैन जी मानते हैं कि धीरे धीरे इस शेयर को खरीदें और 170-172 तक खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 170 के आसपास का। 215 पहला टारगेट, फिर 220 और इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में ये 270 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। जो स्टॉप लॉस है आपका वो वीकली क्लोजिंग के आधार पर 170 रुपए का होना चाहिए। 21 जुलाई को जब ये खबर आई तो टाटा स्टील के शेयर में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के बाद करीब आधा % ऊपर 187 रुपए 24 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। रेडिंगटन ने एक ग्लोबल कंपनी के साथ करार किया है। यह कंपनी है रिजल्टिक्स, जिसके साथ 5 साल का डिस्ट्रीब्यूशन करार किया गया है। 5 साल में इस पीरियड के दौरान $150 मिलियन के रेवेन्यू पर इन दोनों कंपनियों की नजर है। इनफैक्ट ये जो करार है उसके तहत भारत में रिजल्टिक्स का जो कारोबार है उसके विस्तार के लिए खासतौर पे ये जो करार है वो किया गया है। फिलहाल अंशुल जैन जी का मानना है कि इस शेयर को आप अवॉइड करें, कोई पैटर्न विजिबल नहीं है, इससे दूर रहें, ज़्यादा बेहतर है। 21 जुलाई को रेडिंगटन के शेयर में पहले हाफ में गिरावट रही पर बाद में रिकवरी हुई और शेयर करीब 127% ऊपर 270 रुपए के आसपास जाकर सेटल हुआ। आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी और अधिकारी इसके विनिवेश यानी कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। बैंक के कर्मचारियों ने विनिवेश को लेकर अपनी मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पहले पूरा बिक्री का प्रस्ताव सार्वजनिक करे यानी कि पब्लिक करे। बैंक किसे और किन शर्तों पर बेचा जाएगा ये भी बताया जाए। सौदे से देश को क्या फायदा होगा इसको भी स्पष्ट किया जाए और फैसले को लेकर संसद में चर्चा कराने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन के समय दिए गए आश्वासनों का सम्मान होना चाहिए यानी कि उनको पूरा किया जाना चाहिए और बैंक बिक्री में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी सुनिश्चित करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि सरकार और LIC दोनों प्रमोटर हैं इस बैंक के और दोनों मिलकर 60.72% हिस्सा बेचना चाहते हैं। और पिछले हफ्ते हमने आपको खबर बताई थी कि फेयरफैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज इसको खरीदने की दौड़ में सबसे आगे 80 रुपए पर शेयर के आसपास की बोली भी लगाई गई, जो कि पहली बोली से ऊपर यानी कि रिवाइज करके दी गई है, जिसको शायद सरकार एक्सेप्ट भी कर सकती है, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है। और इसी वजह से कर्मचारियों और अधिकारियों ने दोनों ने कुछ मांगे रखी हैं सामने। 21 जुलाई को आईडीबीआई बैंक के शेयर में करीब 2% की मजबूती के साथ 86 रुपए 63 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत होता हुआ दिखा।
बंधन बैंक इस हफ्ते का एक एक्सीडेंट था। Q1 के नतीजों के बाद ये स्टॉक टूटता हुआ दिखा। नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन गाइडेंस ने बाजार को निराश किया है। इस बैंक ने FY27 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स के जो गाइडेंस है उसमें कटौती की है, उसमें कमी की है। पहले ये गाइडेंस 1.6 to 1.8% था, अब इसे घटाकर 1.2 से 1.4% किया गया है। दरअसल मैनेजमेंट का कहना है कि छोटी अवधि में बाहरी फैक्टर्स का कॉस्ट ऑफ फंड्स के ऊपर असर देखने को मिल सकता है, यानी कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ेगा, जिस वजह से ROA का जो गाइडेंस है उसको नीचे की ओर ट्वीक किया गया है। PSG कैपिटल के फाउंडर एंड CEO प्रदीप हल्दर जी मानते हैं कि शेयर में स्टॉप लॉस ट्रिगर करके आपको हर उछाल पर निकल जाना चाहिए। इनकी खरीदारी की राय थी, स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर करके आप इससे निकल जाइए और जब तक 220 रुपये पार ना हो जाए उससे पहले स्टॉक में तेजी ना करें। 22 जुलाई को रिजल्ट्स के बाद बंधन बैंक का शेयर 10% के लोअर सर्किट पर खुला। वायदा बाजार में है, इसलिए 17% गिरकर बाद में 173 रुपये 50 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। इंडिया मार्ट इंटरमेश, इसके भी Q1 के नतीजे आए थे और उसके बाद कंपनी ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। तिमाही आधार पर इनका जो मुनाफा है वो 243% बढ़कर 172 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। साथ ही साथ इनकी एक सब्सिडरी है इंटरमार्ट फाइनेंस, जिसके गठन को लेकर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ये सब्सिडरी फाइनेंशियल सर्विसेज और सपोर्ट यूजर एंगेजमेंट के लिए बनाई गई है। 22 जुलाई को इंडिया मार्ट इंटरमेश के शेयर में 5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 1820 रुपये पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अनंतराज वैल्यू अनलॉकिंग की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इस कंपनी ने डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज बिजनेस के डीमर्जर की घोषणा की है। अशोक क्लाउड नाम की इनकी एक कंपनी है जिसमें इन बिजनेसेस का डीमर्जर किया जाएगा और डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज की अलग से बाद में लिस्टिंग भी कराई जाएगी। यानी कि इनका जो मौजूदा बिजनेस है जिसमें रियल एस्टेट और इंफ्रा आता है वो अलग लिस्टेड एंटिटी होगी और एक और अलग से लिस्टेड एंटिटी होगी जिसमें क्लाउड बिजनेस होगा इनका। 610 से 605 अगर नहीं टूटा तो अंशुल जैन जी मानते हैं कि स्टॉक 660 रुपये तक जा सकता है। इसकी बजाय अगर आप E2E नेटवर्क्स पर फोकस करें तो वो शायद अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म में स्टॉक आपको 900 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। 22 जुलाई को अनंतराज के शेयर में करीब 1.25% की बढ़त के साथ 616 रुपये 35 पैसे पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जबकि 24 जुलाई यानी शुक्रवार को E2E नेटवर्क्स के शेयर में 5% का अपर सर्किट लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट लगा था। सोना BLW ने नतीजों से पहले एक JV की घोषणा की है। डेंसो के साथ इन्होंने भारत में JV कंपनी बनाई है जिसमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पावर ट्रेन सिस्टम्स को लेकर JV सेटअप किया गया है। एक JV है 4 व्हीलर पावर ट्रेन JV जिसमें कंपनी का 49% और डेंसो का 51% स्टेक होगा, और दूसरा JV है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर EV पावर ट्रेन को लेकर जिसमें कंपनी का 51% और डेंसो का 49% स्टेक होगा। और इस 49% स्टेक के लिए डेंसो कंपनी को 1750 करोड़ रुपए की रकम अदा करेगी। 23 जुलाई को सोना BLW का शेयर करीब 1% गिरकर 719 रुपये 75 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल हुआ। हाल में लिस्ट हुई कंपनी रूबिकॉन रिसर्च, इसने यूएस में पहला मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट स्थापित किया है। यूएस में कंपनी ने पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई खरीदी है। अपनी सब्सिडरी कंपनी एडवर्जेन होल्डिंग्स के जरिए यह सौदा किया है इन्होंने। इन्वाटेक फार्मा सॉल्यूशंस नाम की कंपनी को इन्होंने $29 लाख या $2.9 मिलियन की रकम में खरीद लिया है। शेयर से दूर रहें, अगर आपके पास है तो अंशुल जैन जी मानते हैं कि 1450 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 23 जुलाई को रूबिकॉन रिसर्च के शेयर में इस सौदे के बाद 4% से ज़्यादा की मजबूती रही। 1525 रुपये 40 पैसे पर शेयर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज ये अगला नाम है जिसमें कमजोर शुरुआत के बाद अच्छी रिकवरी हुई 24 जुलाई को दिन, क्योंकि उस दिन शेयर में करीब 9.3 करोड़ शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी। 206 रुपये का औसत भाव था जिस पर करीब 16.25% हिस्से ने हाथ बदले हैं। प्री IPO निवेशकों का 6 महीने का IPO लॉक इन खत्म हुआ है और उसी दिन ये बड़ा सौदा होता हुआ दिखा है। और खबरें ऐसी हैं कि 8 रूट्स, फ्लिपकार्ट, MM इंडिया फंड, ये कुछ बड़े निवेशक हैं जो कि प्री IPO निवेशक थे और इनका लॉक इन खत्म हुआ और इन्होंने ही इस ब्लॉक डील में अपनी हिस्सेदारी बेची है। हालांकि फ्लोर प्राइस 200 रुपये के नीचे का था, लेकिन ब्लॉक डील का जो एवरेज प्राइस आया वो 206 रुपये का है। शायद यही कारण है कि 24 जुलाई को शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज के शेयर में शुरुआती कमजोरी तो रही, लेकिन बाद में रिकवरी आ गई और करीब 2.25% गिरकर ये शेयर 214 रुपये 48 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। चलिए अब बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते शेयर बाजार में 3 नई कंपनियों ने दस्तक दी है, जिसमें पहला नाम है SBI फंड्स मैनेजमेंट का। अनुमान से नीचे हुई है इस कंपनी की लिस्टिंग, क्योंकि NSE पर यह शेयर
₹613.30 के भाव पर लिस्ट हुआ। इशू प्राइस से देखें तो करीब 7.25% का प्रीमियम था। ₹574 का इशू प्राइस था और ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि ₹670 के आसपास करीब 17% के प्रीमियम पर यह लिस्टिंग होगी, लेकिन लिस्टिंग 7.25% के आसपास के प्रीमियम पर हुई। हालांकि इस आईपीओ ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। सब्सक्रिप्शन के मामले में 41.66 गुना ये सब्सक्राइब हुआ, करीब 3 लाख करोड़ के आसपास की इनको बोलियां मिली। बोली की वैल्यू के हिसाब से देखें तो देश का 5वां सबसे बड़ा आईपीओ था। आईपीओ से कंपनी की 9,813 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। 65 लाख बोलियां मिली हैं इनको, जो कि अब तक की चौथी सबसे ज्यादा है किसी भी इशू के लिए। साथ ही साथ क्यूआईबी कोटा 140 गुना से ज्यादा भरा है, जो कि अब तक का दूसरा सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन है। फ्रेश खरीदारी के लिए 574 या नीचे का वेट कर लें, ऐसा हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जी का मानना है। 21 जुलाई को लिस्टिंग के बाद शेयर ने ₹624.95 का हाई छुआ और ₹598.20 का लो छुआ और इशू प्राइस से 6.25% ऊपर ₹609.75 के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। और हफ्ते के दौरान जो कारोबार थे उसमें ₹575.75 तक, यानी कि इशू प्राइस जो था ₹574 का, उसके बेहद करीब तक के स्टॉक पहुंच गया था। एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड, इसकी लिस्टिंग निराशाजनक रही। वो इसलिए क्योंकि एनएसई पर यह शेयर ₹105 के भाव पर फ्लैट लिस्ट हुआ। ₹105 का इशू प्राइस था। ग्रे मार्केट ₹106 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था। 1.4 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 126 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए पूरी रकम कंपनी के पास आई है। कोई ओएफएस का पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी लिस्टिंग अच्छी नहीं रही और अलॉटमेंट मिला है। तो महेश ओझा जी का मानना है कि आप इसमें से निकलें, नई खरीदारी के लिए आपको वेट करना चाहिए। 21 जुलाई को लिस्टिंग के बाद शेयर में 5% का लोअर सर्किट लग गया और ये शेयर ₹99.75 के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। तीसरा नाम है कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स का। इसकी लिस्टिंग अच्छी रही है। अच्छी इसलिए क्योंकि एनएसई पर देखें तो इस कंपनी का शेयर ₹500.25 के भाव पर लिस्ट हुआ। ₹424 का इशू प्राइस था। इशू प्राइस से देखें तो 18% का प्रीमियम था जिस पर यह शेयर लिस्ट हुआ। ग्रे मार्केट भी 499 के आसपास की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहा था। बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला था। 146 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ भरा था। 450 करोड़ रुपए का इशू था, जिसमें 400 करोड़ रुपए कंपनी के पास आए हैं और 50 करोड़ रुपए की रकम ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों के पास पहुंची है। 24 जुलाई को लिस्टिंग के बाद शेयर ने ₹510 का हाई, ₹463.35 का लो भी छुआ और इशू प्राइस से करीब 25% ऊपर ₹528.20 के स्तर पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली शुक्रवार के सेशन में। चलिए, तो ये थी कारोबार हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। आइए अब आपको ले चलते हैं ऑन द रडार की तरफ। ये हमारा खास सेगमेंट है जिसमें हम आपको विवादों से जुड़ी हुई जो कॉर्पोरेट की खबरें हैं उनके बारे में बताते हैं। और इस सेगमेंट में जो पहली खबर है वो है रेलटेल कॉर्प को लेकर, जिसके लिए एक नई आफत पैदा हो गई है। दरअसल हुआ यह है कि 3i इन्फोटेक ने इस कंपनी के खिलाफ आर्बिट्रेशन मामला शुरू कर दिया है। वाईफाई मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसको लेकर 3i इन्फोटेक ने इस कंपनी के खिलाफ आर्बिट्रेशन शुरू कर दिया है। ये खबर आई थी सोमवार के दिन और 20 जुलाई को उस दिन रेलटेल कॉर्प के शेयर में उतार चढ़ाव के बाद करीब 1.25% नीचे ₹294.70 के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। दूसरा नाम है पटेल इंजीनियरिंग का, जिसके सिक्किम प्रोजेक्ट में एक बड़ा हादसा होता हुआ दिखा है। नॉर्थ सिक्किम के समरदुंग प्रोजेक्ट में एक टनल बन रही है जिसमें हादसा होता हुआ दिखा है और इस हादसे के बाद 25 लोगों के फंसे होने की आशंका सामने आई है। दरअसल एक गैस लीक हुआ जिसके चलते इस टनल प्रोजेक्ट में धमाका हुआ है और ये खबर आई थी 21 जुलाई को। उस दिन हमने इस खबर का इम्पैक्ट देखा और उस समय शेयर में एक शार्प गिरावट आई जब ये खबर आई थी, लेकिन बाद में रिकवरी होगी और शेयर करीब 1.25% ऊपर ₹29.78 के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। यानी कि एक शार्प रिएक्शन खबर का और उसके बाद एक रिकवरी 1.25% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखा। अगला नाम है अदानी ग्रुप का। अदानी ग्रुप ने इस हफ्ते जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी उसका खंडन किया है। खबरें ये थी कि गौतम अदानी की नई एयरलाइन लॉन्च करने की योजना है, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर थी। इंडिगो और एयर इंडिया फिलहाल इंडिया का जो एयरलाइन सेक्टर है उसको डोमिनेट करते हैं और उस सेक्टर में जगह बनाने की इनकी कोशिश है। मुंबई में 2 समेत ये फिलहाल देश के 8 एयरपोर्ट्स ऑपरेट करते हैं और अब ये एयरलाइन शुरू करने वाले हैं, ऐसा सरकार विचार कर रही है इनको अप्रूवल देने के बारे में। एयरपोर्ट कारोबार में इस ग्रुप की $11 अरब की विस्तार की योजना भी है। जिस दिन ये खबर आई यानी कि 23 जुलाई को, उस दिन अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयरों में गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग हुई, जिसको PSP प्रोजेक्ट्स नाम की जो कंपनी है वो लीड कर रही थी। लेकिन अगले ही दिन यानी 24 जुलाई को शुक्रवार के दिन एयरलाइन कारोबार में जो एंट्री की खबर है उसका ग्रुप ने सिरे से खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कमर्शियल एयरलाइन कारोबार में एंट्री की खबर है उसका हम खंडन करते हैं। अदानी ग्रुप के शेयरों से फिलहाल अंशुल जी कह रहे हैं कि आप दूर रहिए, अच्छा खासा रुझान ऑलरेडी बन चुका है और मुनाफा वसूली करके अगर आप इस पे दोबारा एंट्री के लिए वेट करें अच्छा पैटर्न बनने का तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। 24 जुलाई को अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयरों में मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग हुई क्योंकि लोअर लेवल से बाजार में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली।
अगला नाम है वेदांता ग्रुप का। दिल्ली हाईकोर्ट से वेदांता को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वेदांता के खिलाफ फैसला सुनाया है। गुजरात के पश्चिमी तट के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ यह मामला है। CB/OS2 ऑयल और गैस ब्लॉक का ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंपनी ऑपरेटर थी। 20 जून 1998 को इसका प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी कि PSC हुआ था। 25 साल का प्रोजेक्ट था जो कि 29 जून 2023 तक के लिए था। जून 2021 में कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को 10 साल बढ़ाने की मांग की थी। सरकार के प्रॉफिट पेट्रोलियम में से अपनी तरफ से कटौती की गई है, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट का मानना है। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी की भरपाई के लिए कंपनी ने कटौती की है और कंपनी को खुद ये टैक्स चुकाना चाहिए था और कंपनी ने जो किया है वो उचित नहीं है और एक्सटेंशन पाने के योग्य या फिर पात्र नहीं रह गई कंपनी, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। इसका इंपैक्ट हमने 23 जुलाई को देखा। उस दिन वेदांता ग्रुप के शेयरों में मिला जुला रुझान रहा, लेकिन अब जो वेदांता ऑयल एंड गैस इस ब्लॉक की ऑपरेटर है उसके शेयर में देखेंगे तो करीब 1.25% के आसपास ही गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगले दिन यानी शुक्रवार को 24 जुलाई को खबर थी कि इस कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में एक अपील दाखिल की है। पहले सिंगल जज का यह फैसला आया था, अब डिवीजन बेंच के सामने इसको अपील के तौर पर रखा गया है। डिवीजन बेंच अब वेदांता की अपील के ऊपर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने अपील को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध यानी कि लिस्ट भी कर लिया है। अदालत की सुनवाई पर निर्भर करेगा कि अब फैसला यहां पर क्या निकल के सामने आता है। 24 जुलाई को जब यह खबर आई तो वेदांता ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में मजबूती रही और वेदांता ऑयल एंड गैस यानी VOGL के शेयर में 5% का अपर सर्किट भी लग गया था उस दिन। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। खबरों का जो सिलसिला है उसको हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सहयोगियों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें और मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।